अमीर ससुराल में गरीब बहू आई करोड़ों की डोली से। लड़के वाले आरती को नापसंद करके जा चुके हैं। सावित्री गुस्से में बर्तनों को पटक पटक कर धो रही है। कल मुही करम जली, कहीं जाकर डूब क्यों नहीं जाती तू? कब तक हमारी छाती पर मूंग डलती रहेगी? आसपास की सारी छोरियों के ब्याह हो गए, एक तेरा ही कुछ नहीं हो पा रहा। नॉस पीटी। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? जो भी रिश्ता आता है वो मना करके चला जाता है। लो सुन लो, अब ये जुबान लड़ा रही है। कब तक तुझे बिठा कर खिलाएंगे? अरे भगवान, क्यों सुबह सुबह उस बेचारी बच्ची पर चिल्ला रही हो? उसकी क्या गलती है इसमें? तुम तो चुप ही रहो। जब से ये पैदा हुई है तब से हम बर्बाद हो गए। लोहे के पांव लेकर पैदा हुई है ये। हमारा अच्छा खासा घर बिक गया, कर्ज के दलदल में आ गए हम। तब से आज तक पनप नहीं पाए। अरे सावित्री, वो हमारी इकलौती औलाद है। बचपन में बीमार थी तो इलाज कराना हमारा फर्ज था। हमने बस अपना फर्ज पूरा किया। पापा, माँ, अगर मैं आप लोगों पर इतना ही बड़ा बोझ हूँ तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ हाँ जा, अनशन पर बैठ जा। अब हमें तो पहले ही बर्बाद कर दिया, अब ये नई नौटंकी लेकर बैठ जा। आरती रोती हुई अपने छोटे से कमरे में आती है और भगवान की मूर्त के आगे घुटने के बल बैठ जाती है। हे भगवान, हर लड़की सपना देखती है कि मायके से धूमधाम से डोली जाए, पर मेरा नसीब क्यों पैदा किया मुझे? क्यों मैं अपने ही माँ बाप की बर्बादी का कारण बन गई? तुम हर वक्त उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो सावित्री? क्या करूं जी, जब बाहर निकलती हूँ और लोग ताने मारते हैं कि बूढ़ी बेटी घर में बैठी है, तब मेरे कलेजे में आग लग जाती है। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। आरती फटी पुरानी साड़ी पहने हाथों में बर्तनों का झोला लिए काम पर जा रही है। रास्ते में पड़ोसने खड़ी हैं। अरे ओ आरती, कल फिर कोई रिश्ता आया था क्या तेरे घर? क्या हुआ? इस बार भी बात नहीं बनी? वो लोग भी मना करके चले गए? आंटी, मुझे काम पर जाने की जल्दी है। आरती वहाँ मालकिन फ्रिज से कल रात की बदबूदार रोटियां निकालकर थैली में डाल रही है। ले आरती, ये कल रात की कुछ रोटियां बची है, इन्हें रख ले। मालकिन, इसमें से तो अजीब बदबू आ रही है। शायद ये रोटियां खराब हो गई है, फेंक दूं क्या इन्हें? ओए बड़ी आई नवाबजादी, फेंक दूं क्या मतलब? जानती है कि कितनी महंगाई है? ऐसे हमारे घर के अन्न का अपमान करेगी? हमें बर्बाद करना चाहती है क्या? नहीं नहीं मालकिन, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा खराब खाना खाने से। चुप कर, शांति से रोटी अपने घर ले जा। तुम लोग खा लेना, वैसे भी तुम गरीबों को सब हजम हो जाता है। आरती दुखी मन से वो रोटियां लेकर बाहर आती है और एक गाय को खिला देती है और दूसरे घर काम करने चली जाती है। आरती झाड़ू लगा रही है। मालकिन की बेटी सोफे पर बैठी है। टेबल पर रखे चाय के कप में मक्खी गिर जाती है। माँ देखो ना, मेरी चाय में मक्खी गिर गई। छी, मैं ये चाय अब बिल्कुल नहीं पीऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, तेरे लिए दूसरी बन जाएगी। ये ले आरती, तू पी ले ये चाय। अरे लेकिन मालकिन, इसमें तो अभी मक्खी गिर गई थी ना। तो मक्खी गिर गई तो क्या हुआ? कोई जहर थोड़ी ना गिर गया। इससे ज्यादा रईस नहीं हो तुम जो इतने भाव खा रही हो। चुपचाप पी लो। दिन भर की मेहनत के बाद और ताने सुनकर आरती भूखी प्यासी थकी हारी घर लौटती है। सावित्री आंगन में बैठी है। माँ, दिन भर से पेट में एक दाना नहीं गया, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, तेरे लिए अलग से रोटी बनाऊंगी अब। माँ, मैं दिन भर दूसरों के घरों में खट कर आ रही हूँ। चुपचाप अपने आप चूल्हा जला, हमारे लिए भी बना और खुद के लिए भी। आरती चूल्हे में खट रही थी। वही रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक विनोद मीटिंग में बैठा हुआ है। उसका मैनेजर अमित घबराया हुआ अंदर आता है। सर, बहुत जरूरी बात है। सभी परिवार वाले अचानक फॉरेन से इंडिया वापस आ रहे हैं। हे भगवान, दादी माँ वापस आ रही हैं। इसका मतलब वो पुरानी जिद भी वापस आ रही है। अब की बार वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। तभी विनोद का फोन बजता है। स्क्रीन पर दादी माँ का नाम आता है। विनोद फोन उठाता है। प्रणाम दादी माँ, आप लोग इंडिया आ गए? हाँ लल्ला, और सुन, कोई लड़के मिले कि नहीं इस बार? ध्यान रखियो, इस बार मैं तेरी शादी करवा कर ही जाऊंगी। मेरी जिंदगी के अब बहुत दिन नहीं बचे हैं। दादी माँ, आप प्लीज फिर से वही बात। मरने से पहले मैं अपनी बहू का मुंह और अपने पोते का घर बसता देखना चाहती हूँ। हाँ विनोद, अपनी दादी की इच्छा तो पूरी कर दे। आखिर इस रायजादा राजवाड़ी खानदान का इकलौता वारिस है तू। पूरे 35 साल का हो गया है। इस बार तो तुझे घर बसाना ही पड़ेगा।
माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, हम घर पर बात करते हैं ना। विनोद फोन काट देता है और फाइलें पटकते हुए चिल्लाता है, आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है, एवरीवन जस्ट गो आउट। सबके जाने के बाद अमित विनोद के आगे ब्लैक कॉफी रखता है। सर आप काम पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? क्या करूं अमित, मुझे करनी ही नहीं है शादी अभी, मुझे अपने करियर में और ग्रोथ करनी है यार। ऊपर से मेरी उम्र इतनी हो गई है कि इंडिया में लड़कियों की शादी 20 से 22 में ही कर देते हैं। इतनी छोटी लड़की से शादी करके मैं क्या करूंगा? सर एक आइडिया है, आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं। व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब मैं अपने परिवार को धोखा दूं? अरे नहीं सर, ये सिर्फ एक टेम्परेरी इलाज है ताकि आपको सोचने का वक्त मिल सके। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसी शादी मुझसे करेगा कौन? सर जैसी हमारी मजबूरी है ऐसे ही कोई बहुत ज्यादा मजबूर लड़की इसके लिए मिल पाएगी। ठीक है तो तुम ढूंढो। शीला दीदी एक कप ब्लैक कॉफी और लाना। दरवाजे के बाहर झाड़ू लगा रही शीला आंटी झटपट अंदर आती हैं। हाँ हाँ साहब, बिल्कुल लेकर आती हूँ। क्यों, हमारी बातें सुन रही थी तुम? अपने काम पर ध्यान दो और जाओ यहाँ से। विनोद को ब्लैक कॉफी देकर शीला अपने घर आती है और घर में शीला आंटी चूल्हा जला रही हैं। उनकी बेटी प्रिया और परिवार वहीं बैठे हैं। ए जी सुनो तो सही, आज मैं साहब के ऑफिस में थी। इन बड़े बड़े पैसे वालों के चोचले भी अजीब होते हैं। इनके घरों में तो शादी भी किराए की होती है। क्या बोल रही हो माँ, किराए की दुल्हन? कहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, आज हमारे साहब और वो अमित मैनेजर यही कुछ बात कर रहे थे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। ये क्या होती है रे? माँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का मतलब होता है कि 1 या 6 महीने के लिए एग्रीमेंट साइन करके शादी होती है। वक्त पूरा होते ही शादी कानूनी तौर पर तोड़ दी जाती है। ये रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है, आपस में कोई संबंध नहीं होता। हे भगवान, शादी को मजाक बना दिया है। चलो चलो छोड़ो ये फालतू बातें, सब लोग खाना खाओ अब। अगले दिन आरती मालकिन के घर में झाड़ू लगा रही है और बहुत घबराई हुई है। मालकिन आज ना मुझे थोड़ा जल्दी छुट्टी दे देना, मैं सारा काम फटाफट निपटा देती हूँ। क्यों रे, आज ऐसा क्या पहाड़ टूटने वाली है? मालकिन आज फिर मुझे कुछ लड़के वाले देखने आने वाले हैं। माँ ने जल्दी बुलाया है और कहा है कि अगर आज रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो वो मुझे जान से मार देंगी। जा जा तू जा, काम निपटा के निकल। लड़के वाले रमेश और सावित्री के सामने खड़े तेवर में बैठे हैं। आरती कोने में सिर झुकाए खड़ी है। देखो भाई रमेश जी, लड़की की उम्र 30 पार है। हम रिश्ता पक्का कर देंगे, लेकिन दहेज में नई बाइक, फ्रिज, एसी, टीवी और सारा सामान बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। भाई साहब हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, इतना सामान और दहेज लाने की हमारी औकात नहीं है। कृपा करके तरस खाइए। अरे जब औकात नहीं थी तो भिख मांगे बन के हमारे पास क्यों आए? कोई तरस नहीं मिलेगा, चलो जी यहाँ से, रिश्ता कैंसिल। लड़के वाले बाहर निकल जाते हैं। सावित्री गुस्से में रसोई में जलती लकड़ी उठाकर आरती को मारने दौड़ती है। कल मुहिनास बिटिया, आज तो तेरा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। कुएं में कूद जा तू, भगवान ने तेरे लिए कोई लड़का बनाया भी है कि नहीं? माँ मत मारो माँ, मुझे छोड़ दो। आरती चबूतरे पर बैठकर रो रही है। प्रिया भागती हुई आकर उसके पास बैठती है। आरती चुप हो जा, मैंने तेरे घर का सारा तमाशा देखा, तू कब तक इस नरक में जिएगी? मैं क्या करूँ प्रिया, कोई मुझसे बिना दहेज की शादी नहीं करना चाहता। एक रास्ता है, मेरी माँ जिस साहब के यहाँ काम करती है, उन्हें दादी के डर से 1 साल के लिए नकली पत्नी चाहिए। वो उसके बदले बहुत पैसे देने को तैयार है। नकली पत्नी? तो क्या कह रही है प्रिया? मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रही हूँ। 1 साल का नाटक और बदले में तेरे माँ बाप की गरीबी हमेशा के लिए दूर। हाँ प्रिया, मैं तैयार हूँ। रोज इस तरह मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार ये दांव खेल लूं। यार एक बार सोच ले। हाँ प्रिया, सब सोच लिया, चल तेरी मम्मी के पास चलते हैं। आरती और प्रिया हांफती हुई शीला आंटी के घर पहुंचती हैं। माँ देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। आरती तैयार है साहब के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए। पागल हो गई है क्या प्रिया? और आरती तू जानती भी है कि तू किस आग में कूदने जा रही है? मैं सब जानती हूँ शीला आंटी, अब मेरी माँ मुझे सच में मार डालेगी। आप बस एक बार साहब से मेरी बात करवा दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। परिस्थिति तो सच में गंभीर है तेरी। ठीक है, कल मैं तुझे अपने साथ साहब के दफ्तर ले चलूंगी, आगे जो भगवान की मर्जी। शीला आंटी और आरती विनोद के कैबिन के बाहर खड़ी हैं।
मैनेजर अमित बाहर आकर आरती को झाड़ देता है। ओए शीला दीदी, ये क्या तमाशा है? ऐसे फटेहाल लोगों की क्या औकात जो साहब के कैबिन के बाहर खड़ी हो गई। चलो निकलो यहाँ से। तभी दरवाजा खुलता और विनोद बाहर आता है। अमित, क्यों झगड़ रहे हो? तुम कौन हो? मेरे पास आओ अंदर। साहब नमस्ते, मैं आरती हूँ, शीला आंटी की पड़ोसन। वो बता रही थी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में। अच्छा, तो तुम उसके लिए आई हो? तुम्हें पता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या है? क्या तुम सच में तैयार हो? हाँ साहब, मैं तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। पहले मेरे मम्मी पापा के लिए थोड़ा पैसा और एक छोटा सा पक्का घर हो जाए ताकि वो आराम से रह सके। मंजूर है। और दूसरी शर्त? दूसरी ये कि मैं मुफ्त की रोटी तोड़कर आपका एहसान नहीं लेना चाहती। मैं आपके घर रहूंगी, लेकिन आगे जॉब करने के लिए मुझे कुछ स्किल्स सीखनी है, तो आपको मुझे जॉब प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। परफेक्ट। मेरी शर्त भी सुन लो। हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होगा। हम केवल दुनिया और मेरे परिवार को दिखाने के लिए शादीशुदा होंगे। हाँ साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं ये शादी सिर्फ अपनी माँ के तानों और पापा की लाचारी की वजह से कर रही हूँ। अमित, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी करो। आरती घर लौटकर माता पिता को बताती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बात छुपा लेती है। क्या करोड़ों का बिजनेस है जिसका वो तुझ जैसी सूखी लकड़ी से ब्याह करने के लिए तैयार हो गया? कोई जादू टोना कराई है क्या तू? नहीं माँ, पड़ोस वाले शीला आंटी ने अपने मालिक से बात की थी। साहब को एक संस्कारी लड़की चाहिए थी, इसलिए उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारी बच्ची का घर बस गया। सावित्री, चल जल्दी से शीला के घर चलते हैं। उसके हाथ पैर जोड़कर धन्यवाद तो दे आए। एक तरफ सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो वहीं विनोद का परिवार भारत आ चुका था। गायत्री, नारायण प्रसाद और रोशनी हॉल में बैठे हैं। विनोद अंदर आता है और अपनी शादी का ऐलान करता है। माँ, दादी माँ, आप सब जो कह रहे थे ना कि शादी कर ले, तो मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे वाह नारायण जी, सुनिए, फाइनली हमारे लल्ला ने लड़की पसंद कर ली। हे कृष्ण, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। अरे वाह भैया, भैया ने फाइनली कोई लड़की पसंद कर ली। मैं तो मान ही नहीं सकती दादी कि भैया किसी लड़की को पसंद भी कर सकते हैं। ओए रोशनी, ज्यादा मेरी सास बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठ तू। चुप करो तुम दोनों भाई बहन। लल्ला, लड़के पसंद आई है तो ब्याह मेरे हिसाब से होगा। मैं रजवाड़े टाइप से ही शादी करवाना चाहती हूँ। हमारे मारवाड़ी खानदान की नाक का सवाल है। लेकिन दादी माँ, मैं शादी बहुत साधारण तरीके से करना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही दिन में शादी होगी, क्योंकि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स हैं। ठीक है, शादी एक दिन में कर ले, लेकिन विदाई बिल्कुल भव्य होगी। डोली आएगी, हाथी घोड़े आएंगे, प्रॉपर रथ आएगा। लगना चाहिए कि रजवाड़े खानदान की बहू आई है। ठीक है दादी माँ, जैसा आप कहें। 2 दिन के बाद घर के बाहर शहनाई बज रही है। प्रिया आरती को तैयार कर रही है। आरती ने बेहद कीमती राजपूती पोशाक पहनी है। आरती, एक बार फिर सोच ले यार, जब 1 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब तेरी जिंदगी पूरी तरह खराब हो जाएगी। कोई दूसरा तुझसे शादी नहीं करेगा। प्रिया, कम से कम इस रोज रोज के नरक से और माँ के तानों से तो छुटकारा मिलेगा। मेरे माँ बाप की जिंदगी तो सुधर जाएगी ना। वो तो ठीक है, लेकिन 1 साल बाद जब तू वापस आएगी तब क्या करेगी? समाज को क्या मुंह दिखाएगी? 1 साल बाद मैं इस शहर से कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी, हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। शादी के लिए महल का एक बड़ा सा हॉल बुक किया गया है। विनोद शेरवानी पहने खड़ा है। अरे कामिनी भाभी, मैं तो मान ही नहीं सकती कि विनोद इस शादी के लिए इतनी आसानी से तैयार हो गया। कोई ना कोई तो गहरा राज है इसमें, और मैं वो राज पता करके ही रहूंगी। अरे जीजी, आप हमेशा फालतू की बातें क्यों करती रहती हो? मेरा इकलौता बेटा घर बसा रहा है, चुपचाप आशीर्वाद दो और खुश रहो। 2 दिन के बाद दोनों की शादी कराई जाती है। शादी की रस्में खत्म हो चुकी हैं। विनोद शाही रथ पर बैठा है। आरती को विदा करने के लिए रजवाड़ी खानदान की करोड़ों की डोली आकर रुकती है। डोली के नीचे 4 टायर लगे हैं। वो एक आलीशान मिनी महल जैसी दिख रही है। आगे आगे सजे धजे हाथी और घोड़े चल रहे हैं। मोहल्ले की औरतें आंखें फाड़े छाती पर हाथ रखे खड़ी हैं। मैंने एक बार भगवान के सामने रोते हुए कहा था कि हर लड़की चाहती है कि उसके मायके से उसकी शान से डोली उठे, पर सच में ऐसी करोड़ों की डोली आएगी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे मैया रे, ओ मोहिनियों, काजल जरा दौड़ के आओ रे। इस डोली को तो देखो, ये डोली है या इंद्रलोक से उतरा हुआ चलता फिरता कोई अजूबा? और इसके नीचे तो टायर लगे हुए हैं।
हाँ रे कामिनी, जरा अंदर झाँक के देख, नीचे पूरा मखमली सोफा लगा हुआ है। अंदर चांदी के बर्तनों में खाने पीने की चीजें और काजू बादाम सजे रखे हैं। अरे भाई, इस कलमुही औरतें की किस्मत तो देखो, जो कल तक हमारे चौके बर्तनों में बासी रोटियों के टुकड़े ढूंढती थी, आज वो करोड़ों की डोली में बैठकर राजघर आने जा रही है। पूरा का पूरा राज दरबार इसके पीछे चल रहा है। देख लिया ना कामिनी, बहुत थू थू करती थी ना मेरी बेटी पर, कहती थी कुलच्छनी है, बूढ़ी बेटी माथे का कलंक है। अब देखो, रजवाड़ी खानदान के हाथी और घोड़े मेरे दरवाजे पर झूम रहे हैं। इसे कहते हैं नसीब का पलटना। दामाद जी, मैं गरीब और बीमार बाप हूँ। मेरी बेटी बहुत सीधी और संस्कारी है। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना और मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना। अरे आप फिक्र मत कीजिए बाबा, आरती अब इस रजवाड़ी खानदान की इज्जत है। आरती, संभालना खुद को। ये डोली भले ही करोड़ों की है, पर इसके अंदर का सफर तुझे अकेले ही काटना है। अपना ख्याल रखना। थैंक यू प्रिया। अगर आज तू न होती तो मेरे बूढ़े माँ बाप इस खुशी को देखने से पहले ही दम तोड़ देते। मैं अपनी शर्तों पर पक्की रहूंगी। तू बस मेरे पीछे से माँ पापा का ख्याल रखना। अरे मोहिनी, देखने से रहो, पर तो असली सोने का पानी चढ़ा हुआ है। और ये आगे जो हाथी चल रहे हैं, इसके माथे पर भी चांदी के झूम पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हेवन ऑन द व्हील्स धरती पर आ गया हो। सही कह रही है कामिनी, ऐसी विदाई तो हमने बड़े बड़े राजा महाराजा की फिल्मों में भी नहीं देखी। सच में गरीब के घर में करोड़ों की डोली आ गई। तभी विनोद का मैनेजर अमित हाथ का इशारा करता है और शहनाई की आवाज तेज हो जाती है। हाथी चिंघाड़ते हैं और घोड़े आगे बढ़ते हैं। करोड़ों की वो शाही डोली महल के दरवाजे पर रुकती है। दादी माँ आरती का गृह प्रवेश करवाने के लिए आरती की थाली लेकर खड़ी हैं। आओ बहू, अपने भाग्यशाली कदम अंदर रखो। आरती लाल कुमकुम की थाली में पैर रखकर अंदर आती है। बुआ सास पीछे खड़ी होकर नजरें गड़ाए सब देख रही हैं। ज्यादा दिन नहीं टिकेगी ये रईसी। बहुत जल्द मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लेकर आऊंगी। गृह प्रवेश के बाद दोनों कमरे में आते हैं। कमरा फूलों और मोमबत्तियों से सजा है। आरती बेड पर सिमट कर बैठी है। विनोद अंदर आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। हे आरती, तुम रिलैक्स हो सकती हो। घूंघट हटा दो, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। जैसा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तुम आराम से इस बेड पर सो जाओ, मैं इस सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं नहीं साहब, आप इस घर के मालिक हैं। आप बेड पर सोइए, मैं नीचे फर्श पर चादर बिछाकर सो जाऊंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आरती, हम इस कॉन्ट्रैक्ट में बराबर के पार्टनर्स हैं। और वैसे भी नीचे फर्श पर मत सोना। ये बहुत पुराना महल है, यहाँ रात को बड़ी बड़ी छिपकलियां और कॉकरोच घूमते रहते हैं। क्या छिपकली? नहीं 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 साहब, मैं बेड पर ही सो जाती हूँ। आप सोफे पर सो जाइए। ठीक है, गुड नाइट आरती। सुबह की धूप खिड़की के रेशमी पर्दों से छनकर आ रही है। आरती सोफे पर रखे विनोद के कंबल को सहेज रही है। विनोद अपनी आंखें मलता हुआ सोफे पर उठता है। सुबह के 7 बज गए। आरती, तुम इतनी जल्दी उठ गई, और ये कंबल? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठना मेरी आदत है साहब। मैंने आपके लिए गर्म पानी और तौलिया रख दिया है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं नीचे जाकर सबके लिए चाय नाश्ता देखती हूँ। स्वाभिमानी तो बहुत है, नाटक ही सही, पर सुबह सुबह कमरे में किसी की मौजूदगी इतनी बुरी भी नहीं लगती। आरती रसोई में गैस जलाकर चाय चढ़ा रही है। तभी जहरीली बुआ बिल्ली की तरह दबे पांव रसोई में घुसती है और आरती को ऊपर से नीचे तक ताड़ती है। अरे आओ आओ नहीं बहू, बड़ी जल्दी रसोई संभाल ली। जरा हम भी तो देखे कि इस करोड़ों की डोली में बैठकर आने वाली महारानी को चाय बनानी आती भी है या नहीं। नमस्ते बुआ जी, आप बैठिए, मैं भी आपके लिए अदरक वाली कड़क चाय लाती हूँ। वैसे ये रजवाड़े खानदान की रसोई है, अपनी वो कंगाली वाली आदतें यहाँ मत दिखाना, समझी? अरे जी, सुबह सुबह शुरू हो गई आप। आरती बेटा, इसकी बातों का बुरा मत मानना। तू आराम से बना, जो ना समझ आए मुझसे पूछ लेना। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। आरती सबको चाय और पोहा परोस रही है। विनोद भी सूट पहनकर वहाँ आता है। दादी आरती के हाथ की चाय का एक घूंट लेती हैं। वाह बहू, मन खुश कर दिया तूने। लल्ला देख, तेरी बहू ने पहली रसोई में ही हमारा दिल जीत लिया। जी दादी माँ, चाय तो वाकई बहुत अच्छी है। आरती, आज शाम को तैयार रहना। जो स्किल्स तुम सीखना चाहती थी, उसके लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने चलेंगे। क्या पढ़ाएं? अरे विनोद, ब्याह के बाद बहू का काम घर संभालना और वंश आगे बढ़ाना होता है। ये पढ़ाई लिखाई करके कौन सा तीर मारेगी?
और गायत्री भाभी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्यों बोलूं जीजी, आज के जमाने में बहू का पैरों पर खड़ा होना अच्छी बात है। विनोद, अगर बहू आगे पढ़ना चाहती है तो तुम जरूर उसका दाखिला करवाओ। शाम के समय विनोद और आरती गाड़ी में बैठे हैं। विनोद गाड़ी चला रहा है। आरती, मैंने शहर के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में तुम्हारी सोशल मीडिया मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स की बात कर ली है। कल से तुम्हारी क्लासेस शुरू हैं। साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरे माता पिता को जो घर दिया और अब मुझे जो रास्ता दिखा रहे हैं। आरती, मैंने पहले ही कहा था, ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारी डील का हिस्सा है। तुम दुनिया के सामने मेरी पत्नी होने का नाटक पूरी शिद्दत से निभा रही हो, तो मेरा भी तो फर्ज है कि मैं अपनी शर्तें पूरी करूं। हाँ डील। दिल को संभाल आरती, तुझे अपनी औकात नहीं भूलनी है। विनोद ऑफिस का काम करके थका हारा कमरे में आता है। आरती बेड पर बैठकर अपनी पेंटिंग की बुक और कलर समेट रही है जो विनोद ने उसे लाकर दिए थे। आज बहुत सिर दर्द है। क्लाइंट्स की प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हो पा रही और कल सुबह ही मीटिंग है। साहब, बहुत ज्यादा दर्द है क्या? अगर आप कहे तो क्या मैं आपके सिर में थोड़ा बाम लगा दूं? नहीं आरती, इट्स ओके। वैसे भी तुम क्यों? साहब, मना मत कीजिए। माना कि हमारा सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, पर क्या हम दोस्त भी नहीं हैं? चुपचाप यहाँ बैठिए। विनोद बिना कुछ बोले सोफे पर टिक जाता है। आरती धीरे धीरे उसके माथे पर बाम लगाने लगती है। विनोद सोफे पर गहरी नींद में सो चुका है। टेबल पर उसका लैपटॉप खुला है जिसमें आधी अधूरी बिजनेस प्रेजेंटेशन खुली हुई है। आरती पानी पीने के लिए उठती है और लैपटॉप की स्क्रीन को देखती है। साहब, इस प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत परेशान थे। सुबह उनके बड़े क्लाइंट्स आने वाले हैं और अभी भी आधा काम बाकी है। चल आरती, तेरी पढ़ाई कब काम आएगी? आरती पूरी रात जाकर शानदार ग्राफिक्स, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज और बेहतरीन स्लाइड्स के साथ उस प्रेजेंटेशन को पूरा कर देती है। अगले दिन सुबह विनोद हड़बड़ाकर सोफे पर उठता है और तुरंत अपनी घड़ी देखता है। ओह शिट, सुबह के 8 बज गए। 1 बजे तो मीटिंग है और मेरी प्रेजेंटेशन अधूरी थी। व्हाट? ये स्लाइड्स, ये किसने पूरी की? साहब, कॉफी पीजिए। आपका सिर दर्द अब कैसा है? आरती, क्या ये सब तुमने किया है? ये शानदार सोशल मीडिया मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स ये तुमने बनाई हैं? जी साहब, आपने ही तो मुझे इतने बड़े इंस्टीट्यूट में कोर्स करवाया है ना, तो सोचा आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं। कैसी लगी आपको? ये सिर्फ अच्छी नहीं है आरती, ये लाजवाब है। ऐसी आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन तो मेरा बेस्ट मैनेजर अमित भी नहीं बना सकता। थैंक यू सो मच यार, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। विनोद जोश में आरती का हाथ पकड़े रखता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और अचानक दोनों को एहसास होता है कि वो कितने करीब हैं। आरती शर्मा कर अपना हाथ छुड़ा लेती है। दिन गुजरते हैं और अब 1 साल होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। विनोद और आरती अपने कमरे में डिस्कस कर रहे हैं और जहरीली बुआ कमरे के दरवाजे के बाहर आकर कान लगा लेती है। साहब, परसों हमारे कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है। 1 साल कितनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। मैंने अपने सारे कपड़े पैक कर लिए हैं। वो डाइवोर्स के पेपर्स रेडी है ना? हाँ आरती, पेपर्स इसी टेबल पर रखे हैं। परसों बस कोर्ट जाकर आखिरी साइन करने हैं और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। वैसे भी घर वाले अब बच्चे के लिए बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं। इससे पहले कि हमारा ये झूठ उनके सामने आए, हमें अलग होना ही होगा। अरे मोरी मैया, तो ये माजरा है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कोर्ट के कागजात, तलाक। हे भगवान, इस कंगाल बुढ़िया ने विनोद को फंसाकर सिर्फ 1 साल का नाटक किया था। आज तो इन दोनों का भांडा फोड़ करके पूरे रजवाड़ा खानदान में तमाशा न किया तो मेरा नाम भी जहरीली नहीं। बुआ सास जैसी चिल्लाने वाली होती है तभी महल का एक नौकर हांफता हुआ गलियारे से चीखता हुआ आता है। छोटे साहब, गजब हो गया। राजमाता जी अचानक बेहोश हो गई हैं। उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या दादी माँ? हे भगवान, दादी माँ को क्या हुआ? चलिए साहब, जल्दी चलिए। विनोद और आरती बदहवास होकर कमरे से बाहर भागते हैं। हड़बड़ाहट में टेबल पर रखे कॉन्ट्रैक्ट और डाइवोर्स के असली पेपर्स वहीं छूट जाते हैं। बुआ सास तुरंत कमरे के अंदर घुसती है और वो पेपर्स उठा लेती है। दूसरी तरफ दादी माँ का बीपी बढ़ा हुआ है। विनोद और आरती दौड़कर वहां पहुंचते हैं तभी बुआ सास हाथ में पेपर्स लहराती हुई बीच हॉल में आकर चिल्लाती है। अरे सुनो सब लोग, ये देखो देखो, इस रजवाड़े खानदान के चिराग के काले कारनामे। जी ये क्या बकवास है?
सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है? बकवास नहीं, असली सच है भाभी। पढ़ो से तुम्हारी ये करोड़ों की डोली से आने वाली बहू सिर्फ 1 साल के भाड़े पर आई थी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी इन दोनों ने। ये क्या है विनोद? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 1 साल की झूठी शादी, डाइवोर्स के पेपर। तुमने अपनी माँ से, अपने पूरे परिवार से इतना बड़ा झूठ बोला। हमारे खानदान की इज्जत का तमाशा बना दिया तुमने। माँ मेरी बात सुनिए। मैं दादी माँ के डर से विनोद, इससे अच्छा तो तुम मुझे जीते जी जहर दे देता रे लल्ला। तूने अपने इस बूढ़े दादे की आखिरी इच्छा और इसकी भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। सिर्फ एक नाटक था ये सब। आरती, तूने भी हमें धोखा दिया। नहीं दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मजबूरी थी। चुप रहो तुम दोनों। विनोद, आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। परसों तुम्हारा कोर्ट का वक्त है ना, जाओ जाकर डाइवोर्स ले लो और जो करना है करो, पर आज के बाद हमारे सामने अपनी ये शक्ल मत दिखाना। आरती और विनोद दोनों रोते हुए एक दूसरे को देखते हैं, जबकि बुआ सास कोने में खड़ी मुस्कुरा रही हैं। थोड़ी देर के बाद आरती फर्श पर बैठकर अपना आखिरी सूटकेस बंद कर रही है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। विनोद खिड़की के पास खड़ा है। साहब, जो होना था वो हो गया। हमारे नाटक का अंत इतना भयानक होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आरती, मुझे माफ कर देना प्लीज। इस सब में गलती सिर्फ मेरी थी। नहीं साहब, आपकी वजह से आज मेरे माता पिता एक पक्के घर में चैन की सांस ले रहे हैं। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन। विनोद और आरती डाइवोर्स के कागजात लेकर फैमिली कोर्ट के बाहर खड़े हैं। वकील उनके पास आता है। मिस्टर विनोद और मिस आरती, आप दोनों के आपसी समझौते के तहत तलाक के सारे पेपर्स तैयार हैं। बस अंदर जज साहब के सामने इस आखिरी कागज पर दस्तखत करने हैं और आप दोनों कानूनी तौर पर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अंदर जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। विनोद और आरती उनके सामने खड़े हैं। टेबल पर तलाक के कागजात रखे हैं। तो आप दोनों ने पूरे होश और हवास में ये फैसला लिया है कि आप इस शादी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मिस्टर विनोद, साइन कीजिए। विनोद पेन उठाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। उसे आरती के साथ बिताया हर एक पल याद आने लगता है। उसका सुबह जल्दी उठकर चाय बनाना, उसके सिर में बाम लगाना और रात भर जाग जाग कर उसके लिए बिजनेस प्रेजेंटेशन तैयार करना। विनोद का हाथ कांपने लगता है और वो पेन टेबल पर पटक देता है। नहीं, मैं इस कागज पर साइन नहीं करूंगा। जज साहब, मैं आरती को तलाक नहीं दे सकता। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी डील। भाड़ में गई डील और भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट। आरती, इस 1 साल के नाटक में मुझे कब तुमसे सच्चा प्यार हो गया। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा गुरूर हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आरती, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जज साहब, हमारी शादी कर दीजिए। जी बिल्कुल। एक तरफ पूरा परिवार उदास बैठा है। बुआ सास अपनी चाय की चुस्की ले रही हैं। तभी विनोद आरती का हाथ थामे हुए गले में वरमाला डालकर अंदर आता है। अरे देखो तो सही, इन दोनों की छिटाई तो देखो। खानदान की नाक कटवा कर तलाक के पेपर पर साइन करके वापस मुंह उठाए चले आए। विनोद, तुम दोनों यहाँ वापस क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि हमारे लिए तुम मर चुके हो। पापा, माँ, दादी माँ, हम यहाँ कोई नाटक करने नहीं आए हैं। अब हम कोर्ट गए थे, पर हम तलाक के पेपर्स फाड़ कर वापस आ गए। इस बार जो वरमाला हमारे गले में है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, बल्कि हमारे सच्चे प्यार की है। राजमाता, माँ जी, शुरुआत भले ही एक झूठ से हुई थी, पर इस 1 साल में मैंने इस घर को, आप सबको अपना सब कुछ मान लिया था। हमें माफ कर दीजिए। भाभी, इसकी बातों में मत आना। ये कंगाल लड़की फिर से कोई नया चाल बुन रही है। चुप रहिए जीजी, बहुत आग लगा ली आपने। लल्ला, आरती बेटा, उठो। माँ का दिल कभी अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक रूठा नहीं रह सकता। लल्ला, शुरुआत भले ही गलत थी, परंतु बिल्कुल सही हुआ है। अभी रिश्ता 7 जन्मों के लिए पक्का हो गया। दादी माँ आरती और विनोद को गले लगा लेती है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। साहब, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ये स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मिसेस आरती विनोद सिंह, अब से हमारी जिंदगी का नया और असली चैप्टर शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोस्तों, क्या आरती और विनोद ने समाज और बुआ सास के डर को छोड़कर अपने प्यार को चुनकर सही किया? क्या हर मजबूर लड़की को आरती की तरह अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलना चाहिए?
कमेंट में अपनी कीमती राय लिखना ना भूलें।